हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रैक ग्रेड बी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। साइंस एंड टेक में अपने दूसरे वीडियोस के माध्यम से मीडियम से आई एम कवरिंग एंड आई एम ऑल्सो कवरिंग ज्योग्राफी टॉपिक थ्रू अवर चैनल। वाई दिस ज्योग्राफी इज इम्पॉर्टेंट? ज्योग्राफी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज you are going to get number of question from this topic। आपको वीडियोस दोस्तों बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये सारे के सारे वीडियोस मैं पिछले 5-10 साल के क्वेश्चंस को एनालिसिस करके कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, कितने लेवल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, कैसे आप एक बहुत हार्ड क्वेश्चन है जो दिखता बहुत सिंपल है, जैसे कि अभी मैं बात करूँगा इंडिया साइज एंड लोकेशन पर। तो टॉपिक बड़ा सिंपल है, लेकिन जब इस पर क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, तो वो हमसे लगता नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग आने वाले क्वेश्चन जो इस एग्जाम में आएंगे उसको एफर्टलेसली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपसे बात करूंगा। और मैंने डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से इस प्रेजेंटेशन को, इस पीपीटी को तैयार किया है, इस वीडियो को तैयार किया है। इसमें आप देखेंगे कि मैंने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन से, इस पर किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है, वो सारे के सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। बात करते हैं ग्लोब की। आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, और ये जो इक्वेटर है ये हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहूँ, कुछ गलत नहीं होगा। ये क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया। नीचे वाला पार्ट क्या है? ये सदर्न हेमिस्फेयर हो गया। तो अगर आप इंडिया की लोकेशन देखेंगे इस ग्लोब के अंदर, इस अर्थ के अंदर, तो ये एंटायरली एंटायरली इट लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आपको यहाँ से समझ में आ जाए, क्योंकि इक्वेटर जो है 0 डिग्री पर है। अब इसके स्ट्रेच की बात करें, आपको पता है कि इस अर्थ के ग्लोब को या अर्थ को लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सिस में डिवाइड किया गया है। लॉन्गिट्यूडनल आपको ऐसे ऐसे डिवाइड किया है, और लैटिट्यूडनल हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया गया है। वर्टिकली आपको लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड किया है अर्थ को, और हॉरिजॉन्टली आपने लैटिट्यूड में डिवाइड किया है। तो अगर मैं इसकी लोकेशन को देखूं, तो देखेंगे आप फ्रॉम नॉर्थ, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्या है ना, ये 8 डिग्री 4th नॉटिट्यूड से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में स्ट्रेच करता है। और अगर मैं लॉन्गिट्यूड देखूं, तो यहाँ से 68 डिग्री 68.7 डिग्री ईस्ट से 97.25 डिग्री वेस्ट में ये स्ट्रेच करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि लॉन्गिट्यूडनली और लैटिट्यूडनली ये कितने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में स्थित है। दूसरा, आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसी लाइन है जो 23.30 डिग्री नॉर्थ से पास होती है। यानी कि अगर हम इस लोकेशन को यहाँ देखें, तो ये लाइन जो है ना, एंटायरली हमारे कंट्री को दो भागों में डिवाइड करती है। आगे समझ में याद करने वाली चीज़ है, एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ के बीच में, इन लैटिट्यूड्स में ये डिवाइड होता है। 68.7 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगर मैं कहूँ, तो ये स्ट्रेच करता है 68.7 टू 97.25 डिग्री ईस्ट। तो ये दोनों वैल्यूज़ को ध्यान रखना। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब कितना ईस्ट और वेस्ट और कितना नॉर्थ से साउथ ये स्ट्रेच करता है इन अ ग्लोब। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको एंटायरली डिवाइड करती है टू पार्ट्स में। अब देखें ये क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। 68.7 डिग्री, 97.25 डिग्री, 8.4 टू 37.6 डिग्री। अब इसकी आप लोकेशन को देखेंगे, ये कहता है कि इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फॉल माउंटेन। तरफ क्या है? पूरा हिमालय है।
और यंग फुल माउंटेन क्या है, क्योंकि इसकी हाइट बढ़ रही है कंटिन्यूसली। अगर आप देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर पर ईयर हिमालय की हाइट बढ़ती है एज पर अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में ये हिमालय से पूरा घिरा हुआ है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री, आपको बताया कि देखो दोनों के बीच में है, तो 22 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ पे करीब। तो 22 डिग्री लेटीट्यूड इट बिगिंस टू टेपर। यहाँ से करीब आप देखेंगे तो ये क्या है, ये टेपर होना शुरू हो गया। यहाँ पर चौड़ा था काफ़ी, मतलब ब्रॉड था इसका एरिया, लेकिन यहाँ से आके ये थोड़ा सा टेपर होना शुरू हो गया टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की तरफ ये थोड़ा टेपर होना शुरू हो गया। एंड अगर देखा जाए तो एक तरफ इसके अरेबियन सी है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल। अगर बात करें इसके मेन लैंड की, द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम दिस कश्मीर टू द कन्याकुमारी। कश्मीर इन नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट एंड कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट केवल स्टेट वाइज में आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट पॉइंट क्या है वो आपको मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा कि कौन सा पॉइंट इसका एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट है और कौन सा पॉइंट इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं कहूँ अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट, ये इस चारों तरफ से स्ट्रेच करता है। देखिए क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में, क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉर्म द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री। ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन सी थी, अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट साथ हैं हमारे, और ये इस तरह से बने हुए हैं ना कि कौन सा स्टेट एकदम एंड पर है, आपको पता करना मैप से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें जो अरुणाचल प्रदेश है ना वो हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, और गुजरात हमारा वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है। ठीक है। इसके बाद ये क्या बोलता है कि इंडिया टेरिटोरियल लिमिट एक्चुअली क्या है कि एक एज पर द सी लॉ, या जो हमारी एक ट्रीटी है उसमें जो कंट्री है, कंट्री के बाहर 12 नॉटिकल माइल्स तक आप जो समुद्र है वो अपने क्षेत्र में आप उसको कवर कर सकते हैं, अपने एरिया में आप उसको कवर कर सकते हैं। तो 12 नॉटिकल माइल्स को अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 21.9 किलोमीटर का एरिया इस मेन लैंड बाउंड्री से जो सी एरिया आ रहा है वो भी भारतवर्ष का, इंडिया का पार्ट हो। ठीक। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, किसी भी कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा पार्ट। इंडिया किसका पार्ट है, एशिया का पार्ट है। ठीक है। तो एशिया के पार्ट में एक सब कॉन्टिनेंट बनाता है, तो सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री आती है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। तो ये 4 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंडर आती हैं। इस पर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इजीली इसको सॉल्व कर देना। पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द इंडिया एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, वो मैंने आपको फिगर में दिखा दिया। ये क्या है, इसके नीचे का जो पार्ट है वो पेनिनसुलर पार्ट है, और ये क्या है कि वो एक्सटेंड करता है। एक तरफ से ये पेनिनसुलर पार्ट जो है अरेबियन सी से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ से ये बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। ठीक है। इसके बाद जोग्राफिकल कोस्ट ऑफ द मेनलैंड प्लस द आइलैंड ग्रुप, क्या है कि आपको पता है कि मेनलैंड तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन टुवर्ड्स वेस्टर्न साइड ऑफ आवर कंट्री देयर इज अ आइलैंड ग्रुप दैट इज लक्षद्वीप, and towards eastern side it is comprises of this Andaman and Nicobar। इसके अलावा आप देखेंगे श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द 2 आइलैंड कंट्रीज लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन, एंड ये हमारे नेबर्स हैं। तो श्रीलंका हमारे भारतवर्ष से गल्फ और मन्नार और पाक स्टेट से डिवाइड हुआ है। अब बात करते हैं हमारे इंडिया के साइज की, तो इट इज 3.28 मिलियन ऑफ स्क्वायर किलोमीटर। इसकी जो वैल्यू है ना 32,87,000, वो देख लेना, कभी कभी वो क्वेश्चन में पूछ लेता है एग्जैक्ट फिगर को। इंडिया का जो टोटल एरिया है ना वो वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, टोटल जोग्राफिकल एरिया की बात कर रहा है, वर्ल्ड के टोटल 2.4% एरिया को कवर करता है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी कंट्रीज कौन कौन सी है, इंडिया है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया। इंडिया 7वें नंबर पे आती है। सबसे बड़ा कंट्री वर्ल्ड का कौन सा है, रशिया, उसके बाद कनाडा आता है, यूएस आता है, दोनों करीब करीब बराबर है।
फिर चाइना आता है, चाइना भी बहुत बड़ा कंट्री है, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो आप ये लिस्ट याद रखना। इंडिया जो है वो 7वें नंबर पे वर्ल्ड में। अब मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वो हमारे कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब किस किस स्टेट से होके ये गुजरती है, ये मैप अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री पर है। जब ये पास करेगी तो ये पास करेगी एक तो गुजरात से, कि यहाँ पर दिख नहीं रहा है लेकिन राजस्थान से भी पास होती है, मध्य प्रदेश से पास होगी, फिर ये छत्तीसगढ़ से पास होगी, झारखंड में आएगी, वेस्ट बंगाल में आएगी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में याद रखना दोस्तों, ये त्रिपुरा और मिजोरम को भी क्रॉस करती है। तो टोटल 7 स्टेट्स हैं जहां से हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक। अब यूजफुल फैक्ट्स थोड़े से इसमें देख लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ इस फिगर को देख के कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं जो वेस्टर्न कोस्ट पर हैं और कौन कौन सी हैं जो ईस्टर्न कोस्ट पर हैं। तो आप देख के बताएं, वेस्टर्न कोस्ट कौन सा हुआ? ये वाला कोस्ट हुआ वेस्टर्न कोस्ट। इस पर कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज आ रही है? दीव दमन एंड दादरा नगर नगर हवेली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी। एंड ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन सी आ रही है? माहे, माहे बोला है, माहे पौंडीचेरीज ने बोला है, वो इस साइड में आएगा। ठीक है। इसके अलावा जो ईस्टर्न साइड में है वो आएंगी पौंडीचेरी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इस पर आपका ये आएगा और अंडमान एंड निकोबार आएगा। किस पर? ईस्टर्न कोस्ट पर। वेस्टर्न कोस्ट पर 4 आएंगी, दी एंड दमन एंड दादर एंड नगर हवेली, माही, इसको हम पौंडीचेरी भी बोलते हैं, लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये एक फैक्ट था। इसके बाद कौन कौन से स्टेट जो हैं वो इंडियन कोस्ट लाइन को टच करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप, गुजरात टच कर रहा है, महाराष्ट्र टच कर रहा है, गोवा टच कर रहा है, कर्नाटका टच कर रहा है, केरला टच कर रहा है, तमिलनाडु टच कर रहा है, आंध्र प्रदेश टच कर रहा है, उड़ीसा टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल टच कर रहा है, और 2 यूनियन टेरिटरीज दमन एंड दीव एंड पौंडीचेरी इसको टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितने स्टेट हो गए? यू नो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इंडिया के जो 28 स्टेट्स हैं उसमें से 9 स्टेट्स आपके कोस्ट लाइन को टच करते हैं। अब कुछ फैक्ट्स याद कर लेते हैं। कौन कौन से फैक्ट्स हैं कि इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ पर होना चाहिए? अरुणाचल बताया मैंने आपको ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो किबीथू करके एक टिनी टाउन है जो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, वो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और ये लोहित रिवर पर मतलब जो लोहित रिवर है ना, इफेक्ट है, वो यहीं से इंडिया के अंदर एंटर करती है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा? गुजरात में होगा। तो गुजरात में एक विलेज है गुहर मोती, लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात। तो कच्छ में जो है वो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आता है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पर है? काराकोरम रेंज में, हिमालय में है, सियाचिन ग्लेशियर। ये एक इंद्रकोल है, इधर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ग्रेट निकोबार आइलैंड में। ध्यान रखना दोस्तों, इट इज नॉट इन तमिलनाडु, इट इज इन ग्रेट निकोबार आइलैंड, दैट इज इन अंडमान सी। इट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन इंडियन मेनलैंड कौन सा होगा? इट इज कन्याकुमारी एंड इट इज लोकेटेड इन द तमिलनाडु। सदर्न मेनलैंड मतलब कि भारत का जो मेनलैंड है उसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा दैट इज कन्याकुमारी। ठीक। अब कुछ यूजफुल फैक्ट्स हैं कि कौन कौन सी लाइन भारत को जो है इंटरनेशनल बाउंड्री से डिवाइड करती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया एंड चाइना। डूरल लाइन जो है वो इंडिया एंड अफगानिस्तान को सेपरेट करती है। रेड क्लिफ लाइन जो डिवाइड करती है इंडिया पाकिस्तान को, और मैकमोहन लाइन अगेन डिवाइड करती है इंडिया एंड चाइना को। अल्टीमेटली वी कैन से दैट इट डिवाइड इंडिया एंड द तिब्बत। बट चाइना का पार्टी हो गया तिब्बत, कहीं ना कहीं से तो उसने उसको घेर के रखा हुआ है। ये सारी की सारी लाइनें आपको यहाँ से याद करनी। अब देखो एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको बताया कि वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट मतलब जो मतलब कितना एक्सटेंट आता है। दूसरा नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट। जब आप देखेंगे कि जो एक्सटेंट है, अगर मैं नॉर्थ टू साउथ लूँ या वेस्ट टू ईस्ट लूँ, ये 30 डिग्री के आसपास आएगा। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो मैंने आपको बताया है कि लैटिट्यूडनल
जो एक्सटेंट है और लेटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है इंडिया का वो रफली 30 डिग्री है, बट एक्चुअल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इज 3214। आपने देखा होगा एक बहुत लंबी ट्रेन चलती है जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी की, तो करीब करीब वो 3000 किलोमीटर 2900 किलोमीटर कवर करती है। जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा जो एक्सटेंट है वो 3214 है और ईस्ट टू वेस्ट 2933 है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। एक्चुअल में देखा है तो लगभग लगभग 30 डिग्री आसपास आ रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों आता है? डिफरेंस आता है, आपने देखा होगा कि लैटिट्यूड्स जो होते हैं ना वो इक्वली डिवाइड होते हैं, जीरो के बाद जो आएगा वो इक्वली डिवाइड होगा। ऐसे ऐसे करके अगर हम देखें लैटिट्यूडनल जो वेरिएशन है ना वो इक्वली डिवाइड है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन है वो आप देखेंगे जब ऊपर जाएंगे तो लॉन्गिट्यूड क्या है, पोल पे आने के पास ये जीरो हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस है ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, उस डिफरेंस की वजह से हमारा जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है ना वो ईस्ट वेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड ड्यू टू द वेरिएशन इन द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड। ओके, नाउ अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। आपको पता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से गुजरता है भारत में? वो गुजरता है मिर्जापुर से। कहाँ से? 82.30 डिग्री ईस्ट पर। मिर्जापुर कहाँ पर है? ये करीब इलाहाबाद के पास में है, यूपी में है। तो ऐसा क्यों है कि भाई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मैं मिर्जापुर से क्यों गुजारूँ? मेरा मन कर रहा है मैं तो यहाँ से गुजारूंगा, भाई दिल्ली से गुजारूंगा, नहीं मैं तो आपको यहाँ गुजरात में से गुजारूंगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है देर इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सेलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन मल्टीपल्स ऑफ द 730 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड। तो साढ़े सात से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और वो उसको डिवाइड करते चले जाते हैं। So that is why this 82.30 degree has been selected as the standard meridian of the India. और जो मेन लाइन है ना ग्रीनविच मीन टाइम, इट इज 5 hours and 30 minutes ahead from this mean time। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देख लो। अगर मैं बात करूँ कि किस कंट्री को सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है तो वो है फ्रांस। उसके बाद जो नंबर आता है यूनाइटेड स्टेट्स का, यहाँ पर 11 टाइम जोन है। फिर रशिया का आता है यहाँ पर भी 11 है। यूनाइटेड किंगडम में 9 है। ऑस्ट्रेलिया में 8 है। बट इंडिया के अंदर जो टाइम जोन है ना वो एक ही है और वो गुजरता है मिर्जापुर के पास से। सॉरी। अब याद करो कि ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कहाँ कहाँ से गुजरती है तो देखना दोस्तों, ये गुजरती है उत्तर प्रदेश से, फिर ये मध्य प्रदेश से गुजरती है, ये रहा मध्य प्रदेश, फिर ये आंध्र प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो कितने स्टेट से गुजरती है ये गुजरती है हमारे 1 2 3 4 और 5, 5 स्टेट से। याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन मिर्जापुर या 82.30 ईस्ट में जो दर्शाई गई है वो कौन कौन से स्टेट से गुजरती है? वो गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, 5 स्टेट से गुजरती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंडियाज की फ्रंटियर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है ना हम शेयर करते हैं वो करते हैं बांग्लादेश से। और इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं बांग्लादेश में? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। पाकिस्तान से उसके बाद सेकंड नंबर पे। पाकिस्तान से कौन कौन बाउंड्री बनाता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या हिमाचल प्रदेश करता है पंजाब से बाउंड्री? नहीं। क्या उत्तराखंड करता है? नहीं। क्या गुजरात करता है? हाँ, गुजरात करता है नीचे से। तो कभी कभी कंफ्यूजन के लिए डाल देगा क्वेश्चन में कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आपको डाल दिया। भाई साहब मैं बता दूं आपको, वो बाउंड्री नहीं बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। चाइना थर्ड नंबर पे आती है, चाइना के साथ बाउंड्री बनाता है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। भैया आसाम नहीं बनाता है, याद रखना, आसाम जो है बाउंड्री नहीं बनाता है चाइना के साथ। नेपाल के साथ कौन कौन बनाता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। इन चीज़ों को याद कर लेना। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम एंड अफगानिस्तान के साथ केवल और केवल यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बाउंड्री बनाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। एक बार मैप से फिर से रिवाइज कर लेना कि कौन कौन सी कंट्री किसके साथ, कौन कौन से स्टेट जो है किस कंट्री के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं। बट एक चीज़ याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में डाल दिया
कि 5 जो है वो लैंड लॉक कंट्रीज हैं। ठीक है, कौन कौन सी लैंड लॉक कंट्रीज हैं? 5 लैंड लॉक कंट्रीज हैं। 5 स्टेट्स, 5 लैंडलॉक स्टेट्स हैं जो किसी भी देश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाते, किसी भी कंट्री के साथ। दीज स्टेट्स आर छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। याद रखना, ये 5 स्टेट भी याद रख दोगे और उसने कोई क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट चाइना के साथ जो है वो बाउंड्री नहीं बनाता है, तो ये तो भाई लैंडलॉक स्टेट्स हैं, ये तो किसी के साथ बाउंड्री नहीं बनाते। मान लिया उसने ऑप्शन में डाल दिया छत्तीसगढ़, तो सीधे आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ किसी के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाता है, तो इसको मुझे रूल आउट करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ है, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार। स्टेट याद कर लेना दोस्तों, बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, क्योंकि बांग्लादेश नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हमेशा कंफ्यूज होता है आदमी, कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम में। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को ना आप अच्छे से ध्यान रख के थोड़ा पढ़ के करना। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बता दिया मैंने आपको कि जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, बाकी आपको पता है कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब। अगर हरियाणा, यूके, एचपी हो तो बिल्कुल मत उस आंसर पर टिक करना। चाइना में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर कहीं भी चाइना के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है, स्पेशली आपको इस बात को याद रखना। नेपाल में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, जहाँ भी आपको याद करें तो जम्मू एंड कश्मीर नहीं बनाता है। इस तरह का कंफ्यूजन कभी क्रिएट मत करना, क्योंकि ऊपर होता है आपको लगता है कि भाई चाइना से बड़ा डिस्प्यूट रहता है जम्मू एंड कश्मीर साइड में, कभी कोई डिस्प्यूट मतलब उसके साथ उस तरह जम्मू एंड कश्मीर का भी लड़ाई नहीं होती, लेकिन लद्दाख में हमेशा चाइना के साथ लड़ाई रहती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके। अब अगला देखते हैं। एक बात याद रखना, देखो इंडिया जो है ना वो साउथ सेंट्रल पार्ट के कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में है, और ये क्या है, वो इंडियन ओशन के साथ बाउंड्री बनाता है और इसके साथ 2 आर्म एक्सटेंडिंग इन द बे ऑफ बंगाल। मतलब आई मीन टू से हियर दैट इंडिया के नीचे इंडियन ओशन है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी है। तो ये जो पोजीशन है ना उसकी, दिस मैरीटाइम लोकेशन ऑफ दिस पेनिनसुलर इंडिया इज प्रोवाइड लिंक्स टू इट्स नेबर रीजन थ्रू द सी एंड रूट। इसको इस मैप से समझने की कोशिश करते हैं। ये मैप देखो दोस्तों, इस मैप में क्या है, बस एक मिनट रुकिए, मैं इसको चेंज कर दूँ क्योंकि ये फिगर आ गया है इसके अंदर। अब आप इसकी लोकेशन को देखिए, किसकी, इंडिया के मैप की। क्या है इसकी लोकेशन में, देखो ये क्या है, इस साइड में अरेबियन सी है, इस साइड में इसका बे ऑफ बंगाल है और ये इंडियन ओशियन है। अब आप रूट देखो, अगर आपको किसी रूट में जाना है, मान लो कि इन कंट्रीज़ को यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ अगर व्यापार करना है, तो या तो आप इस वाले रूट की तरफ से जाओ, पीछे की तरफ से, जहाँ पर हमेशा आइस और ये सब जमा रहता है। लेकिन अगर आपको इस रूट को फॉलो करना है तो देखो जापान, चाइना, फिलीपींस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इस सारे के सारे जो अगर सी रूट से अगर ये लोग व्यापार कर रहे हैं तो वो कहाँ से होके जा रहा है, वो जा रहा है इंडिया के इंडियन ओशन से होके। तो ये आ गया रेड सी और ये आ गया आपका मेडिटेरियन सी। इसके बारे में हम सुएज कैनल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि सुएज कैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन इस पर आ चुका है। तो देखेंगे आप, तो इंडिया जो है ना मैरीटाइम रूट पे, एक ये रूट है देखिए इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और जो एयर रूट है ना उनमें कई मतलब बहुत बीच में आता है, सारे के सारे जो रूट है ना वो इंडिया से होके गुजरते हैं। तो ये कि एक इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इस लोकेशन के बेस पे आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो बहुत ही ट्रेड रूट के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ट्रेड में भी हो गया, सिक्योरिटी में भी। अगर सिक्योरिटी की बात करें कि भाई अगर ओशियन को सिक्योर करना है, क्योंकि जैसे चाइना अपना जो प्रभाव है वो फैलाता जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए इस पूरे रीजन में इंडिया कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दैट्स वाई बिकॉज ये तीनों तरफ से ही अरेबियन सी, वेस्ट बंगाल और इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। और वी कैन से दैट दिस एयर रूट, जो भी एयर रूट जाता है इधर वाले कंट्री से, वेस्टर्न ईस्टर्न कंट्री से टुवर्ड्स वेस्ट साइड में,
वो भी इंडिया से होके होके गुजरते हैं। तो उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना कि आपको पता है कि देर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री। इसमें राजस्थान क्या है, सबसे लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, गोवा सबसे छोटा है, लद्दाख इज हाईएस्ट इन यूटी। जबकि आप यहाँ पर देखेंगे ना तो देखो लद्दाख जो है ना वो 7वें नंबर पे आ रहा है, मतलब 7वां बड़ा राज्य है भारत का। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट एरिया, तो सीधे आपका आंसर होना चाहिए यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है स्टेट के मामले में गोवा, और वैसे अगर कहा जाए तो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है हमारे देश के अंदर। तो ये एक रैंकिंग है, इस रैंकिंग को आप देख लें। मतलब अगर पूछता है वैसे जनरली वो टॉप 5 में से ही पूछेगा, लेकिन यूनियन टेरिटरी में ध्यान रखना कि यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा लद्दाख है, उसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर है, फिर अंडमान एंड निकोबार है, और फिर मतलब दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है, फिर आपका पुडुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। मान लिया अगर इन चारों में आपको रख दिया, इन चारों में से सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, आपको याद रखना है दमन, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का एरिया इन चारों में सबसे ज़्यादा है। किसमें? पुडुचेरी, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप के अंदर। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा इस जो रैंकिंग वाली लिस्ट है ना वो ढंग से पढ़ लेना। अब बात करते हैं दोस्तों स्वेज कैनल की। स्वेज कैनल इज एन आर्टिफिशियल सी लेवल। ये कहाँ पर है? सबसे पहली बात ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है। इसको जोड़ती है। दिस कैनल इज एन आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे रनिंग नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द isthmus of Suez in Egypt to connect the मेडिटेरियन एंड द सी लेवल। अभी क्या है, अभी इसका कंट्रोल इजिप्ट के पास है, लेकिन जब ये बनी थी ना 18 कब बनी थी, 1856-57 में इसका निर्माण खत्म हुआ था। तब ये किसके हाथ में थी? तब ये ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। ब्रिटिश और फ्रांस इसको कंट्रोल करते थे। लेकिन जैसे इजिप्ट, और उस समय जो जिस कंपनी ने इसको बनाया था उसको 99 ईयर्स के लिए लीज पे दिया था, लेकिन 1956 में इसका जो कंट्रोल है वो किसने ले लिया? वो ले लिया है इजिप्ट ने। तो इजिप्ट की इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट जो है ना वो सुएज कैनल से मतलब चलता है। और इसके बारे में अगर फैक्ट देखेंगे तो ये क्या है कि दिस कैनल सेपरेट्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम द एशिया। तो इधर अफ्रीका है, इधर एशिया कॉन्टिनेंट है। तो ये कैनल जो है ना वो इन दोनों बड़े कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड करती है। वर्ल्ड का 12% ऑफ द ट्रेड जो है वो इससे होता है। कैसे होता है? पहली बात तो आप देखो, पुराना एक मैप आपको दिखाता हूँ। ये क्या है? ये कैप ऑफ गुड होप है। इसी को मतलब पार करके वास्को ड गामा जो है भारत आया था। तो पहले क्या होता था ना, जो भारत से जो व्यापार होता था इसको पूरा घुमा के करना पड़ता था, और ये डिस्टेंस जो होती थी ना वेस्टर्न इंडिया से लेके और यूरोपियन कंट्रीज़ की 7,000 किलोमीटर होती थी। लेकिन अब जो व्यापार होता है ना वो व्यापार यहाँ से होके जाता है, यहाँ जाएगा, यहाँ के बाद मेडिटेरियन सी में जाएगा, तो वो यूरोपियन कंट्रीज़ में आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर चाहे तो। इसके बाद अगर उसको अटलांटिक ओशन में जाना है तो वो यहाँ से अटलांटिक ओशन में भी जा सकता है। तो मतलब ये जो एरिया है ना उसकी डिस्टेंस यहाँ से इस जगह से ना होके इस जगह हो गई है, तो काफ़ी कम हो गई है। तो ये भी एक फैक्ट है कि कैपे ऑफ गुड होप्स में जाना पड़ता था। तो एक इसने क्या बोला, वर्ल्ड का 12% ट्रेड होता है, ऑयल, नेचुरल गैसेस, बहुत ही बड़े बड़े जो मतलब सिक्योरिटी रीजन से इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, या उसको तेल मंगाना है या यूरोप को अपना माल भेजना है, तो उसके लिए स्वेज कैनल बड़ी इंपॉर्टेंट कैनल है। और दूसरी चीज, इट नेगेट द नीड टू नेविगेट अराउंड द कैपे ऑफ गुड होप, जो मैंने आपको समझा दिया, इन अफ्रीका। तो जो 7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना उसने कम कर दिया है। जब 150 ईयर्स पहले क्लोज वॉज ओपन, ये 1869 में मतलब हम लोगों को बनने के बाद मिली थी, बट इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1856-57 में हुआ था, 1869 में चालू हो गई थी। और ये जो बनाई थी ना वो फर्डिनेंड डे लेसेप्स ने इसको बनाया था। अब ये बता दिया कि यूरोप और एशिया के लिए डायरेक्ट शिपिंग का काम करता है। अभी क्या है, ये लोकेट है इजिप्ट में। और दूसरी बात है, जो ये इसकी लंबाई अगर कोई पूछता है तो ये 193 किलोमीटर की है, और इसको माइल्स में 120 माइल्स में हम लोग कह सकते हैं। स्विच कैनल आपको समझ में आ गई? तो फ्रेंड्स ये मेरी तरफ से था लेक्चर इंडिया, इट्स साइज एंड लोकेशन, उससे रिलेवेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। तो आप पढ़ते रहिए, अगले लेक्चर में हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा गहराई से पढ़ना, देखो सारी की सारी चीज़ें ना मैंने ये
एनसीईआरटी से लिए हैं और कुछ अपने रिसोर्सेज को पुराने पेपर से जोड़ जाड़ के मैंने सारा का सारा चीज़ तैयार करके मैं आपको दे रहा हूँ। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग दोस्तों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है।